अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मोइज़ रहमान। मैं हूँ शबाद अशरफ। पिछले एक हफ्ते के दौरान मनी मार्केट यील्ड्स में जो रिवर्सल हुआ है उसके बाद से इन्फ्लेशन आउटलुक चेंज हो गया है। इसकी वजह से कैन वी एक्सपेक्ट मॉनेटरी ईजिंग सूनर देन एक्सपेक्टेड, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून। अब हम बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। इस हफ्ते 3 मार्केट के ट्रेडिंग सेशंस थे एंड एज एक्सपेक्टेड ये रोल ओवर वीक था और हमने देखा कि मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड रही एक्टिविटी, लेकिन हमने वेंसडे जो कि इस वीक का फाइनल ट्रेडिंग डे था उस दिन हमने बड़ी अच्छी मार्केट की परफॉर्मेंस देखी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स और इंट्राडे तो एक टाइम पे मार्केट 2000 पॉइंट से भी ज़्यादा हाई ट्रेड की। सो इन द एंड लेट्स सी हु टुक द वीक इन बुल्स और बेयर्स। इस हफ्ते मार्केट ग्रीनेस जोन में थी लेकिन ओवरऑल फ्लैटिश ही रही। 179,571 पॉइंट्स पे मार्केट का वीकली क्लोजिंग हुई। ओवरऑल मार्केट वीक ऑन वीक 648 पॉइंट से बढ़ी और अगर हम परसेंटेजेस की बात करें तो ये 0.36% का इजाफा था। अब हम चलते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ। टॉप गेनर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा इजाफा के इलेक्ट्रिक की शेयर प्राइस पे हुआ जो कि 7.4% का इजाफा था। सर्विस इंडस्ट्रीज में 6.9% का इजाफा हुआ। मेपल लीफ सीमेंट में 6.6% का इजाफा हुआ। इंटरलूप पे 5.7% का इजाफा हुआ और सोई नॉर्दर्न गैस में 5.4% का इजाफा हुआ। टॉप लूजर्स पे नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमी एसएस ऑयल मिल की शेयर प्राइस में देखी गई जो कि 9.8% थी। एयरलिंक की शेयर प्राइस में 4% की कमी देखी गई। टीपीएल रीट की शेयर प्राइस में 3.9%, बैंक अल्फला में 3.8% और एलाइड बैंक लिमिटेड में 3.8% की कमी देखी गई। अब हम चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। इस हफ्ते की बिग स्टोरी में अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे बात करें तो ओवर द वीकेंड लुसेर्न स्विट्जरलैंड में जो अमेरिका और यूएस की टेक्निकल लेवल्स पे टॉक्स का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ, उसमें से जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आई उसके बाद हमने देखा कि ऑयल फर्दर स्लाइड डाउन हुआ और जो WTI है वो तकरीबन $72 से भी कम हो गया। और अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें तो इस हफ्ते की ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी खबर है वो फाइनेंस बिल का मंजूर हो जाना है। और हमने देखा कि फाइनेंस बिल में जो एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स की अबॉलिशमेंट की बात की गई थी इन द स्पीच जिस दिन बजट प्रेजेंट हो रहा था, अब उसको फाइनेंस बिल में शामिल कर लिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो उसमें हमने देखा कि एक हफ्ते के दौरान काफ़ी अच्छे यील्ड रिवर्सल्स देखे गए जिसके बाद से मॉनेटरी ईजिंग की बात की जा रही है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो जो सालाना 6 इजलास होते थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स, उनको बढ़ा के इस साल 8 मीटिंग्स कर दी गई हैं। अगर हम इक्विटी मार्केट्स के फ्रंट पे बात करते हैं तो इस साल आईपीओस का मौसम है और हमने देखा कि इस हफ्ते सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड इट वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 3.23 टाइम्स। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और आज हमें ज्वाइन किया है फवाद बसीर ने। ही इज़ द हेड ऑफ रिसर्च एट के ट्रेड। फवाद, वेलकम टू द शो। Assalamu alaikum. Thank you for having me. सर द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज़ कि आपकी एक बड़ी जामे रिपोर्ट आई यूएस ईरान डील के इम्पैक्ट की, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इम्पैक्ट की ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। आपने तकरीबन जो एक एस्टिमेट लगाया द साइज़ ऑफ दिस इम्पैक्ट $20 बिलियन का लगाया। तो कीपिंग इन व्यू दिस रिपोर्ट, आपका क्या ख्याल है कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका हमारे ऊपर ऑन द इकोनॉमी? देखिए, you need to understand that the entire regional economies जो है ये काफ़ी एक अनयूजुअल सिचुएशन से गुजर रही हैं। ये यूजुअल जो हम लोग देखते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं उस तरह की सिचुएशन अब पैन आउट नहीं हुई है। और हमने देखा है कि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन फ्लो है उसके ऊपर दारोमदार के ऊपर मार्केट का मूवमेंट हो रही थी। लेकिन अब अगर थोड़ा सा इफ वी टेक अ स्टेप बैक एंड टेक अ लुक एट थिंग्स होलिस्टिकली, तो आप देखें कि ईरान की जो प्रॉक्सिमिटी है पाकिस्तान के साथ, वी शेयर अ बॉर्डर टुगेदर एंड अगर कोई सैंक्शंस वगैरह सारे लिफ्ट हो जाते हैं जो कि हो जाने चाहिए इन द नियर फ्यूचर, ये इससे हमारा जो ट्रेड है ईरान का दैट्स रफली क्लोज टू अबाउट $2 to 3 बिलियन, तो वहाँ पे भी बेहतरी आ सकती है। देन ईरान हैज़ अ वेरी रिच मिनरल इन्वायरमेंट, इफ़ वी कैन डेवलप समथिंग विद देम, जैसे काफ़ी अब पुरानी बात हो गई है लेकिन इसके ऊपर फीजिबिलिटी स्टडीज़ और जो हुई थी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो थी, ये भी कहीं तकरीबन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे डिस्कस हो रही थी। कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे पाइपलाइन बन गई है, अभी तक हमें पता नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है, बट ये एक दफ़ा बात हो चुकी है। तो इफ़ समथिंग लाइक दिस मटीरियलाइजेस जो कि विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज हमारी फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है, तो वो जाहिर सी बात है हमारे लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होगा इन ब्रिंगिंग आर इम्पोर्ट कॉस्ट डाउन।
एक तो ये चीज़ होगी, उसके बाद जो रेफरिंग टू द रिपोर्ट, आई थिंक इसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो हमारे डिफेंस डील जो है सऊदी के साथ। अब आपको एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी होगी, ये डिफेंस डील के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस तो लोग एड्रेस कर देते हैं, बट इनका जो फ्लो रेट होता है ये किसी को नहीं पता हो, 1 साल के बाद 2 साल के बाद, बट ये नॉमिनल एक अमाउंट होता है जो आप दिमाग में रखते हैं, नोशनल अमाउंट। और ये जैसे जैसे डील मटेरियलाइज होती जाती है उस तरह के इन्फ्लोज आते जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ 10 और चीज़ों के साथ मुदारबे जो वो होते हैं, अग्रीमेंट्स हुए हुए होते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो तो चलती रहेंगी और उसी के अंदर कहीं हमें बेनिफिट भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है द ग्वादर पोर्ट। आफ्टर ऑल दिस वी रियलाइज दैट UAE is not the only port in the region, and we can also service a lot of trade in the region. And this has been an eye opener. It's an advertisement for Pakistan, and I think कि यहाँ से भी अच्छी खासी वैल्यू जनरेट हो सकती है, तकरीबन $1 से $2 बिलियन हम लोग जनरेट कर सकते हैं if the trade increases over time. आई थिंक राइटली सेड फवाद। अगर हम एक और चीज़ पे हाईलाइट करें, अगर आप देखें जो हमारी रिलायंस है ऑन स्पेशली इंपोर्टेड फ्यूल व्हेन कम्स टू RLNG और ऑयल इम्पोर्ट्स, सो आई थिंक 1/3 टोटल इम्पोर्ट्स हमारी जो है टोटल इम्पोर्ट होती है फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो आई थिंक अगर हम ये देखें कि ये आफ्टर US ईरान जो पीस डील हुई है उसमें कुछ आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं, अगर हम इम्पोर्ट करते हैं, इधर हम फ्रॉम ईरान से इम्पोर्ट करते हैं ऑयल या हम RLNG इम्पोर्ट करते हैं, सो इकोनॉमिकली हमें कितना फ़ायदा हो सकेगा और हम कितनी इम्पोर्ट सेविंग कर सकेंगे? एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, हमारे जो पेट्रोलियम ग्रुप का परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ टोटल इंपोर्ट्स, वो अगर शहबाज अगर पिछले 3 या 4 साल में हम लोग ट्रैक करेंगे ना, तो ये एक्चुअली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। अब जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल प्राइसेस जब ऊपर है तो वो हमें वो नहीं होता, लेकिन इसका एक बहुत ही अहम रीज़न ये है कि रिन्यूएबल्स की तरफ पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। बहुत सारी कंपनीज ने अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिन्यूएबल से पूरी करना शुरू कर दी हैं। जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सोलर लगाया है। अब हो सकता है ये मास नहीं हो, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है और जो एनर्जी फुटप्रिंट है पर्टिकुलरली फॉसिल का, वो मेरे ख्याल से कम हो गया है। एंड ऑल्सो कि हमने जो पहले डील्स की हुई थी और जो कि लॉन्ग टर्म डील्स थी, उन पे अब फोर्स मेजोर डिक्लेयर हो गया था। डज दैट मीन कि हम लोग जो अब नेगोशिएशन टेबल पे वापस आते हैं वो उसी कंट्री के पास वापस जाते हैं, फॉर इंस्टेंस कतर के पास वापस जाते हैं, या फिर हमारे पास नया दरवाज़ा खुल जाता है ईरान का, जिसके अंदर मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंटली लोअर बेस के ऊपर नेगोशिएशन होंगी, और वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव होगा, एंड वी may be able to save at least $3 to $4 billion. राइटली से अगर आप एक और एंगल देखें कि हमने ये देखा कि इन द लास्ट 2 वीक्स बजट आया, फाइनेंस बिल आया, अब फाइनेंस एक्ट आई थिंक फाइनेंस बिल अप्रूव हो गया और ये बिल अप्रूव हो गया है, उसमें कुछ आई थिंक माइनर चेंजेस हुए हैं। सो पहले अगर थोड़ा सा लाइट शेड कर दें कि आपको बजट कैसा लगा फॉर द इकोनॉमी ऑफ द मार्केट परस्पेक्टिव, और अब जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं उसमें क्या चेंजेस ऑन द एक्सपेक्टेड प्रपोज बिल टू जो एक्ट अभी ये बना है? अच्छा, इसके अंदर एक जो मेरे ख्याल से फर्दर इसके अंदर एडिशन हुई है, जो कि बजट में अनाउंस हुआ था और उसके बाद फर्दर उसके ऊपर थोड़ी हाईलाइट हुई। सबसे बड़ा जो अहम चीज़ है मेरे हिसाब से वो है द सुपर टैक्स, एंड नॉट जो कंपनीज 80% से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनको जो माफ़ी दी गई है, मेरे ख्याल से वो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव होगा अक्रॉस रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, IT स्पेस इसके अंदर वो होंगे। 2-3 कंपनीज जो इन लाइन हैं पोटेंशियली एक्सपोर्ट मार्केट्स को एक्सपैंड करने के लिए, जो हमारे फूड सेक्टर में कुछ कंपनीज हैं, टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर कुछ कंपनीज हैं, अगर तो ये इस पे एक्ट कर सकें और एक्सपोर्ट अलाउड कर दें इनको, पर्टिकुलरली टेलीकम्युनिकेशन के, तो मेरे ख्याल से वो विल गो अ लॉन्ग वे इन generating dollars for us and can ease pressure on our exchange rate. वैसे तो exchange rate काफ़ी controlled है right now. बजट की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से काफ़ी न्यूट्रल बजट था। आई थिंक जो जनरल मार्केट चैटर थी वो यही थी कि लॉट ऑफ नेगेटिविटी विल बी देयर। वो हमने नेगेटिविटी नहीं देखी। तो अगर सिर्फ उस एंगल से देखें कि लोग नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो नहीं हुई, तो वो मेरे ख्याल से
एक तरीके से पॉजिटिव भी देख सकते हैं उसको मार्केट के लिए. मार्केट ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड भी किया है एंड इट कोइंसाइडेड विद द पीस टॉक्स दैट वर हैपनिंग इन द रीजन. तो दो तीन चीज़ों हैं जिसकी वजह से ये है, बट जाहिर सी बात है इट्स अ रीबिल्डिंग फेज फॉर अस. और ये जो 5 महीने हमने लूज किए हैं फ्रॉम February इन टर्म्स ऑफ जो पोटेंशियल ग्रोथ कर सकते थे, जो पोटेंशियल डेवलपमेंट कर सकते थे हम लोग, अब ये वापस बैक टू स्क्वायर वन आ गए. हम लोग फिर नए सिरे से शुरू कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी काफ़ी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये इशू है और इससे निकलने के लिए हमें पूरी कंट्री को सपोर्ट करना है, जिसकी वजह से उन्होंने कोई एडवर्स चीज़ मेरे ख्याल से इस तरह वाज़े तौर पे नहीं दी है. बात में आपसे एक क्वेश्चन ये है, हमने बजट की बात की और वी वर टॉकिंग अबाउट मार्केट. हमने देखा कि मार्केट ने अभी तक जो रिस्पांस रहा, हमने देखा कि स्पेशली अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग वीक की बात करें एंड इन पर्टिकुलर वेंसडे की जो मार्केट की परफॉर्मेंस है, हमने देखा कि अगर हम बैंक्स की बात करें तो वो बैंक्स में हमने मूवमेंट ज़्यादा देखी जिनका दारोमदार बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स पे है. So with the reversal in bond yields, हमें ऐसा लगा कि market is trying to place in or price in a reduction in interest rates going forward. How do you see the inflation number going forward? जो अभी जो last week का Friday का sharp decline आया in oil prices, and how do you think will it impact the timeline of the interest rate reversal? अच्छा देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें. एक तो हम लोग बात कर लेते हैं बेस इफेक्ट की जो है. सही है, पहले मैं आपको वो बेस इफेक्ट का बताता हूँ. बेस इफेक्ट हमारा जो किक इन होगा तकरीबन होगा सितंबर, अगस्त एंड सितंबर के अंदर, और दूसरा बेस इफेक्ट किक होगा जनवरी और फरवरी के अंदर. तो उससे पहले, अच्छा अब उससे पहले कर लेते हैं कि लेट्स जस्ट, उससे पहले हम लोग यही अज्यूम कर रहे थे कि $100 से ऑयल कम नहीं हो रहा, एंड जितने अरसे में वो 120 107 जो हाई भी मारा है ऑयल प्राइस ने, वहां तक गया था. दैट वाज क्लोज टू अबाउट 2 to 3 months, जिसके अंदर हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस पीक होती नहीं, ऊपर जाना शुरू हो गई थी, लेकिन पीक होते होते उनको थोड़ा टाइम लग गया था. अब जिस तेजी से ये नीचे आई है, ऑब्वियसली हमें जो हमारी पेट्रोल प्राइसेस है उसके अंदर तो गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, लेकिन जो इकोनॉमी के अंदर जो सेकेंडरी इम्पैक्ट जिसे बोलते हैं कि इवेंचुअली जब लोग अपनी कॉस्ट इंक्रीज करते हैं, पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को, जो वो वाला सेकेंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन है, वो मेरे ख्याल से अभी तक हमने देखना शुरू किया था. और ये प्राइसेस नीचे आ गई हैं तो हाँ, इन्फ्लेशन जो है वापस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ जाएंगी. और जो FY27 का हमारा अपना इंटरनल टारगेट है, दैट्स अबाउट अक्रॉस क्लोज टू बिटवीन 8.5 and 9.5%. ये हमारी रेंज है. एंड इफ यू लुक एट IMF के नंबर्स, दैट इज अराउंड 9%. स्टेट बैंक ने अभी तक जो अपनी पुरानी रेंज है उसी पे वो इंटैक्ट है. मेरे ख्याल से नई रेंज उन्होंने अनाउंस नहीं की है. इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन अराउंड 8 to 9% विल बी इन अगस्त और सितंबर. तो और ये आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कैलेंडर भी आ गया है, कल या परसों रिलीज हुआ है. इसके अंदर अराउंड दैट टाइम जो पॉलिसी डेट होगा, इन ऑर्डर टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी अगेन, जैसे इन्होंने पहले भी किया था प्रोएक्टिवली, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे लेट हाइक हम लोग देखें सितंबर के अंदर. एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि व्यू चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. बिफोर दीज पी स्टॉक्स वर अनाउंस, ये जो एक बजट के फौरन बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी, उस वक्त जब बजट अनाउंस हो गया, वीकेंड के ऊपर पीस डील की बातें हुई कि वो स्विट्जरलैंड में मीट कर रहे हैं या फिर तो वो जब कर रहे थे उस टाइम पे हमारा व्यू था कि 100 बेसिस पॉइंट और इंक्रीज करने की जरूरत है पाकिस्तान को इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम सेकेंडरी इम्पैक्ट्स. तो अगेन सिचुएशन चेंजेस वेरी ड्रास्टिकली एंड नाउ द न्यू सिचुएशन दैट इज डेवलपिंग, उसको मुझे लगता है कि अक्टूबर या सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर मुझे लगता है कि एक रेट कट आ सकता है 100 बेसिस पॉइंट्स का. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें.
तो आई थिंक फवाद आप ये बोल रहे हैं कि जो आपने अभी बात करी कि हाई बेस इफेक्ट किक इन होगा फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, और सेकंड हाफ में आप बात कर रहे हैं कि लो बेस इफेक्ट किक इन होगा, जिसकी वजह से हाई बेस इफेक्ट के साथ जो इन्फ्लेशन है वो सितंबर ऑनवर्ड्स सिंगल डिजिट चले जाएगी, और फिर बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट जो सेकंड हाफ में डिस्पाइट ऑफ लोअर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आप समझ रहे हैं कि जो आपकी जो इन्फ्लेशन होगी वो डबल डिजिट चली जाएगी। थोड़ा सा और इस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को, हाई और बेस लो इफेक्ट को? जी, तो देखिए लो बेस इफेक्ट जाहिर सी बात है, इट्स सिंपल मानों में ये है कि फॉर इंस्टेंस कि अभी 11% हमारी इन्फ्लेशन चल रही है, और सेम पीरियड में जो लास्ट टाइम हम लोग कंपेयर करते हैं वो अगर 11% होता तो फिर हम लोग जो देखते हैं उसका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कुछ भी नहीं होगा। तो उससे कंपेयर करते हुए, और अगर लास्ट टाइम ज़्यादा है और अभी हमारी इन्फ्लेशन कम है, तो ये जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन लोअर आएगी। तो इसको बोलते हैं हाई बेस या फिर लो बेस इफेक्ट, जो भी होता है, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। अभी हम लोग चल रहे थे क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज थी, पीडीएल भी इंक्रीज हो गया था, हम लोग डबल डिजिट इन्फ्लेशन के अंदर चल रहे हैं। अब मेरा व्यू ये है कि इन सितंबर, अगस्त सितंबर के वहाँ पे हम लोग सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन में आ जाएंगे, एंड जब सिंगल डिजिट में आएंगे हमारे पास स्पेस भी बन जाएगी। 200 बेसिस पॉइंट का एक अज्यूम कॉरिडोर हम लोग कहते हैं, जो आईएमएफ ने भी हाईलाइट किया हुआ है, वो मेरे ख्याल से एक और 100 बेसिस पॉइंट हमें कट करने की इजाजत दे देगा। सो डू यू थिंक कि आपने देखा कि लास्ट ईयर FY26 में देवर टॉक्स के इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट जा सकते हैं? चलिए हम अज्यूम करते हैं कि ऑयल प्राइसेस यहाँ ही रहती हैं और बाकी सेकेंडरी राउंड इम्पैक्ट भी नहीं होता है। सो आपकी इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के मुताबिक कोई पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट आपके सिंगल डिजिट की तरफ चले जाए? देखिए हाँ, बेस्ड ऑन दैट जो मैंने इनिशियली रेंज भी बताई थी 8.5 और 9.5, राइट? सो एंड IMF इज प्रेडिक्टिंग अबाउट 9%। इफ भी, और देखिए अभी सेल्स टैक्स भी इन्होंने इंक्रीज नहीं किया, तो उसका भी लोग ने काफी ज्यादा इम्पैक्ट लिया हुआ था। If we are careful and if we control our imports, because हमारी largely जो inflation आती है वो import based inflation होती है। So if international commodity prices across the energy chain remain stable, और अगर हम लोग एक पॉजिटिव डील कर लेते हैं ईरान के साथ, जैसे आपने पहले मेंशन किया शहबाज, ऑन द LNG साइड, ऑन द ऑयल इम्पोर्ट साइड, at particularly maybe potentially lower rates, then there is a possibility of inflation around the 8.5% mark. That will give us some leeway कि हम लोग अपने इंटरेस्ट रेट जो है सिंगल डिजिट में लेके आ जाए। और लेट्स नॉट फॉरगेट, ये अगर आप लास्ट टाइम के बजट पे जाएंगे, लास्ट टाइम की प्रोग्रेस देखेंगे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था दैट वी वांट टू बी इन अ सिंगल रेट एनवायरनमेंट। दैट इज व्हाट propels a country towards growth. I think that was the objective of the Ministry of Finance as well, the government as well, and all the stakeholders involved as well. And I think if inflation is below, let's say 9% or 8%, that opens the door for that. अच्छा, चलिए हमने इंटरेस्ट रेट पर बात यहाँ कर ली। अगर आप यहाँ एक और एंगल देखें कि अगर आप मार्केट को देखें, तकरीबन 180,000 के लेवल पे ट्रेड हो रही है, प्री वॉर लेवल से काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर आप देखें मार्केट का जो प्राइस अर्निंग रेशो भी है वो भी तकरीबन 8 साढ़े 8 का है। तो आप क्या समझते हैं इस लेवल पे, टेक इन टू कंसिडरेशन द रीसेंट द फाइनेंस एक्ट, द इन्फ्लेशनरी नंबर्स, सो यहाँ से आपको क्या लगता है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ मार्केट कहाँ तक जा सकती है? और उसको अगर मार्केट यहाँ से अगर आपको बुलिश लगती है या बेरिश लगती है, तो उसके क्या की ट्रिगर्स होंगे, क्या की रिस्क होंगे फॉर द मार्केट? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शहबाज। अच्छा, एक चीज़ मैं बस इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कि आवर मार्केट एक्टिविटी is largely driven by our market participants, right? तो अभी देखें, अगर पिछले मंथ टू डेट के नंबर्स देखें लोकल पोर्टफोलियो एक्टिविटी के अंदर, तो जो कंपनीज का सेक्शन है और जो बैंक्स का सेक्शन है, they have been the most active, and they are the ones who are supporting the market, who are driving the market. And if you look at the numbers, the companies ने जो बाइंग की दी है, जितना भी फॉरेन सेलिंग है वो सारी अब्जॉर्ब हो गई है, फंड्स की सेलिंग है वो अब्जॉर्ब हो गई है, म्यूचुअल फंड जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो आई थिंक वेरी इनएक्टिव राइट नाउ. So based on this, you can gauge how much confidence the family offices which companies के अंदर जो आते हैं,
have in the country right now, and their buying shows it. And I have a very similar view. I'm very bullish on the market, and we maintain our stance, which we issued in earlier this year. December में जब हमने strategy निकाली थी, उसके अंदर हमने 216,000 का potential target दिया था for December 2026. We remain intact on that. I feel कि ये जो geopolitical situation है, ये it's largely behind us. Now we'll be back to focusing on fundamentals. ये जून के जो results आएंगे, that will be the number one trigger right now. Finance bill has been positive for a lot of companies, which will also there's a list of companies which we will be we have discussed, but we will be publishing a list very soon as well. Which have 80% or more exports, and which will be positively impacted by the super tax. इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है, अब वो मुझे लगता है कि उसने अभी तक सही तरह परफॉर्म नहीं किया है, एंड पर्टिकुलरली विद द सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स डिक्लाइनिंग. तो मोइज ने आई थिंक वो मेंशन भी किया था, उस पर हमने बिल्ड नहीं किया, बट यील्ड्स डिक्लाइनिंग एज वेल, एंड 70% ऑफ द पोर्टफोलियोज इन इन्वेस्टमेंट्स. तो आई थिंक इवेंचुअली आपके जो हमने देखा है रिवैल्यूएशन रिजर्व्स खत्म होते हैं, वो वापस बिल्ड होंगे. कैपिटल गेन्स जो कुछ कंपनी से रिकॉर्ड किए हैं, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बफर्स वापस क्रिएट हो जाएं और वो उसके ऊपर एक्ट अपॉन करें. सबको अंडरस्टैंड हो गया है, और बजट के अंदर भी जो आउटले दिया है, उसके अंदर भी जो लोकल बैंक से बोरोइंग है, उसका नंबर भी इंक्रीज करके बताया हुआ है गवर्नमेंट के अंदर. सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. So I feel that the market heavyweight sector is yet to perform properly, and banks, cements, and particularly E&Ps up until September, I think that we have a very solid result stream as well, dividend stream as well. So these sectors will be driving the market in my opinion, primarily. अगर फवाद हम ये देखें कि अगर गोइंग फॉरवर्ड जाके इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होते हैं, एंड स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट लार्ज बैंक्स लाइक यूबीएल एंड नेशनल बैंक इन पर्टिकुलर, एंड स्पेशली नेशनल बैंक एंड यूबीएल की डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी डिसेंट है. सो हम अज्यूम यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स में. सो आप क्या समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन दिस पर्टिकुलर बैंक्स? I think one thing we have realized, ये जो पहले हाफ के अंदर जो इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट भी हुई थी, आपका स्टेट बैंक के जो डिसीजन से वो, सेकेंडरी मार्केट मूवमेंट वो, and how the treasuries reacted in augmenting their or altering their portfolios in a very quickly. So we saw that UBL was very active in this. We saw National Bank was very active in this. We saw Bank Al-Falah being extremely active in this and proactive and ahead of the curve in terms of management of that. UBL was also ahead of the curve by already recording a capital gain, a huge capital gain, which provided a significant buffer to their earnings for the year. वो पहले क्वार्टर में ही उन्होंने कर लिया, तो उनकी तो टेंशन ही खत्म हो गई. So I think lower interest rates will benefit all the treasuries which are potentially on the wrong side. अगर जो पैसिव भी हैं और उन्होंने इतनी एक्टिविटी नहीं की है ये पहले हाफ के अंदर, उनके भी पोर्टफोलियो सारे वापस रिवैल्यूएशन सरप्लस की तरफ आ जाएंगे, गिविंग देम बफर्स. सो ये बताएं कि येस वी नो कि गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग सेक्टर द मेजर बेनिफिशियरी, वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज कम टू डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट. सो अगर आपके टॉप पिक्स कुछ बता देंगे बैंक्स में क्या है एंड ओवरऑल मार्केट में क्या होंगे इन द नेक्स्ट 6 months to 12 months सिनेरियो. Okay, again very you're putting me on the spot, but I'll call my top picks. My top picks in banks include UBL, Bank Al-Falah, Mizan Bank and National Bank. In the E&P space, I like OGDC and PPL. PPL के अंदर जो latest drilling report आई है, there is an indication or there is a dry hole. But even despite that, I think earnings will be substantially higher, particularly in June and September quarters, based on the heightened oil prices. सीमेंट्स के अंदर अगेन ब्लू चिप्स के अंदर फोकस करेंगे. लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, मेपल लीफ एंड देन फॉलोड बाय डीजी. जो मेपल के अंदर, डीजी के अंदर और फौजी के अंदर काफ़ी कंसर्न्स थे कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट विद पोटेंशियली इम्पैक्ट.
बट अब वो नहीं हो रहा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्लाइन, सो दीज companies will aim to benefit. In the fertilizer sector, FFC is the top pick. Apart from that, you can take a look at Fatma, given the recent gas agreement that they've had. इसके अलावा Sasgar and Hapco, these are also amongst our top picks. And given the export oriented nature of revenues, systems should be taken a look at. थैंक यू फवाद। और अब हम चलते हैं आइंदा आने वाले हफ्ते में कुछ अहम इवेंट्स की तरफ। वेडनेसडे को सीपीआई का डेटा आएगा, थर्सडे को फॉरेक्स डेटा आएगा और फ्राइडे को एसपीआई के नंबर्स आएंगे। अब हम चलते हैं चेस सिक्योरिटी स्कैंडल टॉक की तरफ। स्कैंडल टॉक में हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद, ही इज अ टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। Thank you, Muiz, for having me. शर्जील, मेरा आपसे पहला सवाल, केसी 100 इंडेक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के आज हमने देखा मार्केट ने बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी, तकरीबन 2000 पॉइंट्स की जो अपसाइड एट 1 पॉइंट हुई। तो आपके टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, इस हफ्ते की शुरुआत हमने स्लाइटली रेंज बाउंड एक्टिविटी के साथ देखी। मंडे और ट्यूसडे के सेशंस रिस्पेक्टिवली मार्केट ने रेंज बाउंड एक्टिविटी शो करी। वेडनेसडे के सेशन में फिर हमने मार्केट में रिकवरी देखी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। मार्केट क्लोज्ड एट द लेवल ऑफ 179,500 टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। अगर हम चार्ट्स पे मूव करें तो हम ये देख रहे हैं इसमें कि सिंस मार्केट मेरा टॉप अराउंड 182,000 which was a pivotal support level previously back in February this year, तो वो पर्टिकुलर लेवल ने जो है वो इनिशियली इस हफ्ते लास्ट वीक जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करा था। वहाँ पे मार्केट ने टॉप डिफाइन करा था, वहाँ से मार्केट में हमने एक रेंज बनती हुई देखी है जहाँ पे टुवर्ड्स द डाउनसाइड मार्केट 178,000 178,500 के लेवल्स के करीब जो है वो अपना बॉटम डिफाइन कर रही है। एंड टुवर्ड्स द अपसाइड हम ये देख रहे हैं कि 182,000 के लेवल्स के करीब मार्केट का इस रेंज का जो है वो टॉप है। तो जो वीक पॉइंट्स है मार्केट में, ये जो वीक एस्पेक्ट्स है मार्केट के, वो ये हैं कि मार्केट ने ड्यूरिंग दिस रैली व्हाइल द मार्केट शोड एन अपसाइड लास्ट वीक, तो मार्केट ने मल्टीपल गैप्स क्रिएट करे थे, जिसको हमने डिस्कस करा था कि 171, 177, 176 लेवल्स के करीब जो है वो मार्केट का एक इनिशियल गैप है, जो कि इस हफ्ते ऑलमोस्ट ही अप्रोच हुआ था बट वो फिल नहीं हुआ। और जो दूसरा गैप है मार्केट का वो 173,000 के लेवल्स के करीब है। तो ये मार्केट की को अगर हम मार्केट के प्राइस एक्शन को देखें तो इसमें ये थोड़े से जो है वो वीकर निक्स है। हाउएवर हम ये लास्ट वीक डिस्कस कर भी रहे थे कि ओवरऑल पिक्चर मार्केट की जो है वो काफ़ी बेहतर लग रही है और मार्केट में जो मोमेंटम है वो बुल्स के पास है। हम यही देख रहे हैं कि इंडिकेटर्स पे भी अगर हम देखें तो मैकडी इज शेपिंग अप वेल ऑन वीकली टाइम फ्रेम्स विच इज़ अ लार्जर टाइम फ्रेम। उसमें एक फ्रेश क्रॉसओवर देख रहा है विच इंडिकेट्स कि मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है फ्रॉम मीडियम टर्म परस्पेक्टिव दैट सीम्स टू बी क्वाइट बुलिश। तो अगर मार्केट में कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स दिस सपोर्ट लेवल जहाँ पे मार्केट अपने गैप को भी फिल करेगी, इट एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर 182,000 के लेवल्स के करीब मार्केट की रेंज का टॉप रहेगा। ये लेवल्स ब्रेक होते ही फिर हम देखेंगे कि मार्केट में फर्दर एग्रेशन भी हो सकता है, जिसमें जिसके होते ही 188,000 के लेवल्स के करीब जो मार्केट का वेज का टॉप है ये टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम शजीन ये देखें कि इलेक्ट्रिक के बारे देखें कि इलेक्ट्रिक इस हफ्ते तकरीबन 7.6% वीक ऑन वीक गेन करा और काफ़ी एक्साइटमेंट रही स्टॉक्स में, काफ़ी एक्टिविटी भी थी, वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक रहा। सो टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है गोइंग फॉरवर्ड? के इलेक्ट्रिक में हम देख रहे हैं कि इसमें जो फॉर्मेशन है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था वो ऑलमोस्ट हम देखें अगर चार्ट्स पे तो वो 7.7 के लेवल्स के करीब इसकी एक की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, जिसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा था सिंस लास्ट दिस वाज सपोज्ड टू बी अ मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन, जिसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा था। बैक इन 2026 फरवरी हमने ये देखा कि इसका ब्रेकआउट हुआ और इसने टॉप डिफाइन करा नियर 9.4 के लेवल्स। उसके बाद से हमने इसके अंदर ड्यूरिंग ऑब्वियसली दिस वॉर सिनेरियो हमने देखा कि ये एक टाइम पे इसको ब्रीच करके नीचे भी आ गया था और उसमें उस दौरान हमने इसमें जो है वो काफ़ी वीकनेस देखी और इसने एक नई रेंज डिफाइन करी। बट बैक अगेन मई में जब इसने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करा तो फिर हमने, आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था जिसमें हमारा ब्रेकआउट 8.25 के लेवल्स के करीब था, वो ब्रेक होते ही हमने इसके अंदर जो है एक एग्रेशन विटनेस करा था जिसके बाद इसने 9.2 के लेवल्स के करीब एक टॉप डिफाइन करा। तो यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन थी। 9.2 का टॉप डिफाइन करने के बाद इसने इसका जो प्राइस एक्शन रहा है वो कुछ इस तरीके से रहा है कि इसने जब ये डाउनसाइड आई तो इसने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो कि एक पिवटल ट्रेंड लाइन रही है प्रीवियसली एज वेल, यहीं पे अपने बॉटम्स डिफाइन करें और अर्लियर लास्ट वीक इसने लो डिफाइन करने के बाद इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद एक बाउंस बैक शो करा है।
तो इस बाउंस बैक के दौरान इसने 8.55 के लेवल्स के करीब स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट दिया है, विच इंडिकेट्स कि इसमें जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है. ऑब्वियसली दिस इज आल्सो सपोर्टेड बाय राइजिंग वॉल्यूम्स. हम वॉल्यूम्स में देख रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट जंप हमने विटनेस करा है लास्ट कपल ऑफ सेशंस. वेडनेसडे को भी हमने ऑलमोस्ट 112 मिलियन के शेयर्स का काम होता हुआ देखा. तो व्यूज में ये है कि अगर अपसाइड कंटिन्यू रहती है तो 9.9 टू 9.10 के लेवल्स के करीब इसकी जो करंट कंसोलिडेशन है, अगर आप इसके प्रीवियस टू टॉप्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसका टॉप है. ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और ये पिवटल लेवल भी रहेगा गोइंग फॉरवर्ड. अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं विद गुड वॉल्यूम्स तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 9.7 एंड 10.5 व्हिच इज द चैनल टॉप ऑफ द स्टॉक. However, for fresh accumulation, इसमें व्यू यही रहेगा कि अगर कोई भी डिप आता है जहाँ पे ये अपनी 8.55 की ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करे, तो उस सूरत में इसमें जो है वो फ्रेश पोजीशंस बिल्ड की जा सकती हैं. शर्जील, अगर हम इंटरलूप की बात करें तो जब से ये फाइनेंस बिल में एक्सपोर्ट सेक्टर पे सुपर टैक्स की अबॉलिशमेंट की खबर आई तो हमने देखा कि एक अरसे के बाद इंटरलूप टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मार्केट लीडर्स. तो आपके जो चार्ट्स हैं, टेक्निकल चार्ट्स, वो इंटरलूप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हवाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल, रिसेंटली हमने इसमें काफ़ी बेहतर प्राइस एक्शन देखा है. अगर आप इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर पे ये जो ओवरऑल एक्टिविटी है इसकी लास्ट फ्यू इयर्स की उसको विटनेस करें, उसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इंटरलूप में काफ़ी पिवटल रेजिस्टेंस है एट 85. मल्टीपल टाइम्स इसने जो है वो टॉप्स डिफाइन करे थे अपने 85 के लेवल्स के करीब. और वंस 85 के लेवल्स को हमने क्लोजिंग बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम से ब्रेक होता हुआ देखा बैक इन जनवरी, तो इसने टॉप डिफाइन करा नियर 97 98. उसके बाद हमने इसके अंदर करेक्शन देखी, इसने लो लगाया शार्प अपनी एक इंटरनल करेक्टिव वेव का नियर 70. और फिर जब इसके अंदर एक अपसाइड आई तो अगेन ये 85 के लेवल्स को ही जो है वो पिवटल रेजिस्टेंस बना के जो है वो उसके नीचे रेजिस्ट करा था. वंस हमने 85 को ब्रेक होता हुआ देखा 11 जून वाली कैंडल में, तो उसके बाद हमने इसके अंदर एक एग्रेसिव मोमेंटम देखा और इसने अप्रोच करा है आज के सेशन की क्लोजिंग के साथ एट 99.58 अपने चैनल के टॉप को. ये चैनल भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है अगर हम देखें तो सिंस द लो इट मेड इन जून 2023 दिस चैनल हैज बीन रिस्पेक्टेड मल्टीपल टाइम्स. बैक इन फरवरी भी जब इसका हाई लगा था तो इसी पर्टिकुलर चैनल के करीब लगा था, इसने क्लोजिंग नहीं दी थी और फिर वहाँ से एक करेक्टिव वेव अनलॉक हुई थी. तो जो इसकी एक रेजिस्टेंस है नियर 100.40 लेवल्स जो यहाँ पे हमने मेंशन भी करी है, दिस इज वेरी पिवटल गोइंग फॉरवर्ड. तो हो सकता है यहाँ पे हम थोड़ी बहुत इसके अंदर रेजिस्टेंस देखें. आइडियली फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन इसमें एक प्रॉपर डिप का वेट करना चाहिए जहाँ पे अगर ये अपने गैप को भी फिल करे और 92 के लेवल्स के करीब जो इसकी रीसेंट बेस है सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है. टुवर्ड्स द अपसाइड हमारा ये व्यू रहेगा कि 100.40 क्योंकि एक चैनल टॉप का लेवल है तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगी गोइंग फॉरवर्ड. अगर ये ब्रेक होती भी है तो 105 के लेवल्स के करीब इसका एक और शॉर्ट टर्म चैनल टॉप इन प्ले है, वो अप्रोच होता हुआ जो है वो नजर आ सकता है. तो दोज ट्रेडर्स हैव एक्यूमुलेटेड देयर पोजीशंस, उनके लिए ये टारगेट लेवल्स रहेंगे, बट फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन इसमें आइडियली डिप का वेट करना चाहिए. अच्छा, एक और हम स्टॉक की अगर बात करें OGDC स्पेसिफिकली, हम देखें इस हफ्ते OGDC तकरीबन 3% बढ़ा है. वॉल्यूम भी इसमें अच्छा रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑयल प्राइस करेक्टिंग. हमने लेटली ये भी देखा है लास्ट फ्यू मंथ्स कि इसमें डिस्कवरीज भी हुई हैं, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी काफ़ी एग्रेसिव है. पर ऑन टेक्निकल बेसिस आपको चार्ट्स क्या बता रहे हैं, उसके सपोर्ट और आपका रेजिस्टेंस लेवल क्या है ऑन अ गोइंग फॉरवर्ड बेसिस? OGDC में भी हमने रिसेंटली काफ़ी बेहतर एक्टिविटी देखी है, जिसमें हमने देखा कि इसने अपने ऑल टाइम हाइस को रिसेंटली ब्रेक करा लास्ट वीक की एक्टिविटी के साथ. और फिर उस दौरान हमने इसके अंदर एक छोटी सी रिप्लेसमेंट भी देखी. इट मेड अ शार्प लो अराउंड 327 और फिर वहाँ से इसने रिकवर करा. अगर आप ओवरऑल देखें तो इसमें एक रेजिस्टेंस थी नियर 330 के लेवल्स जो हम डिस्कस भी कर रहे थे. आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था OGDC का, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर 337 के 331 के लेवल्स के करीब एक इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी जो कि इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी पिवटल रेजिस्टेंस लेवल. वहाँ से इसके अंदर जो है वो एक छोटी मोटी करेक्शन आई. इट गेव एन अपॉर्चुनिटी ऑन डिप अगेन, बट हमने ये देखा कि इस दफ़ा इसने जो एक अपसाइड शो करी है इसमें इसका 333 से 337 की रेंज जो ये एक रेजिस्टेंस लेवल रेंज रही है, इसको ब्रेक भी करा है. तो जो इसकी इस वीक की क्लोजिंग आई है वो 337 के लेवल्स की करीब ही आई है. और व्यूज में ये है कि क्योंकि नाउ दैट इज इट इज ट्रेडिंग अबव इट्स रीसेंट ऑल टाइम हाइज एज वेल, तो इसमें हम ये विटनेस कर सकते हैं कि ये मोमेंटम इसके अंदर जो है वो कंटिन्यू रहे. एंड टुवर्ड्स द अपसाइड हमारा जो टारगेट लेवल रहेगा वो 348 के लेवल्स की करीब रहेगा इनिशियली,
और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट लेवल्स रहेंगे वो चैनल टॉप के होंगे, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड एट 370। ये जो चैनल है ये काफ़ी वैलिड चैनल है अगेन। आपको याद होगा ये काफ़ी वैलिड जो इसके एक इंटरनल इम्पल्स वेव्स हैं उनके स्ट्रक्चर इसके टॉप रहे हैं। तो अगर कोई भी अपसाइड इसके अंदर बनती है और ये 370 के लेवल्स को अप्रोच करता है तो वो इसके फिलहाल इस करंट बुलिश इम्पल्स वेव के फाइनल टारगेट लेवल्स रहेंगे। थैंक यू शर्जील। और अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ। शहबाज, हमने इस हफ्ते की मार्केट परफॉर्मेंस देखी। एज प्रेडिक्टेड लास्ट वीक हमने कहा था कि ये रोल ओवर वीक होगा और वैसे भी कम ट्रेडिंग सेशंस थे तो रेंज ऑन एक्टिविटी देखी, बट ओवरऑल फ्लैटिश। बट हमने कुछ मार्केट में अच्छी एक्टिविटी वेंसडे को देखी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। व्हाट इज़ योर जनरल व्यू ऑफ द मार्केट? अगर आप देखिए एज एक्सपेक्टेड आपने देखा कि जो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग भी एक अच्छे क्लोजिंग लेवल पे आई और अच्छे डिसेंट वॉल्यूम्स हुए। और आप मेरा नेक्स्ट वीक का मेरे से व्यू पूछेंगे तो लग रहा है न्यूट्रल टू पॉजिटिव, कोई नेगेटिव इस तरह खबर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल मार्केट का बन रहा है वो आपकी मनी मार्केट यील्ड्स देखें। और आप कुछ 1-2 हफ्ते पहले देखें, 10-12 दिन पहले देखें, तकरीबन जो आपकी 12 मंथ PKRV थी वो तकरीबन 12.7 पर ट्रेड हो रहा था। आप लेटली देखें तकरीबन 1 परसेंटेज पॉइंट की कमी आ गई है। सो लग ये रहा है ड्यू बिकॉज ऑफ लोअर आउटलुक ऑन ऑयल प्राइसेस। हमें लगता है कि आपकी इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी अगर आप देखें, अगर आप इन्फ्लेशन का नंबर देखें जो मंथ ऑफ जून होगा वो तो डबल डिजिट क्लोज होगा। एंड अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से इन्फ्लेशन थोड़ी सी अगर ये 1% इंक्रीज भी होती है सो वी माइट सी सम सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। सो ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो तकरीबन 8.2% इन्फ्लेशन का वो लो साइड आ सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि बिकॉज हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपके इंटरेस्ट रेट होंगे वो 11.5 में जाके पीक हो जाएंगे। अब ये लग रहा है कि अभी हमने ये भी देखा है कि मॉनिटरी पॉलिसी का स्केड्यूल आ गया है और आपकी 8 मॉनिटरी पॉलिसीज़ है अगले 12 महीने में। सो लग ये रहा है कि नॉट इन जुलाई पर उसके बाद जो भी मॉनिटरी पॉलिसी होगी उसमें काफ़ी चांसेस है कि आपकी मॉनिटरी पॉलिसी रिवर्सल आ जाए। तो इसकी वजह से जो एक्टिविटी है स्पेशली इन सिक्लिकल स्टॉक्स वो हम काफ़ी हैवी पार्टिसिपेशन देखिए लगते हैं, गोइंग फॉरवर्ड भी जाके हम देख सकते हैं। और एक और भी देखिए, अगर आप बैंक्स को भी देखें जो हैवी बैंक्स हैं इसमें लार्ज बैंक, नेशनल बैंक देखें, यूबीएल देखें जिनके लार्ज बॉन्ड पोर्टफोलियोज़ हैं, हमें देखा कुछ एक क्वार्टर पहले उसमें रिवैल्यूएशन लॉसेज आए। सो बिकॉज ऑफ यील्ड रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक सब्सटैंशियल गेन आएगा इन द बुक वैल्यूज़। तो ये स्टॉक्स कुछ हैं वो अच्छे पार्ट लाइनमेट में रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। शहबाज, अभी आपने बात की कि जो यील्ड रिवर्सल्स हुए उसके बाद से मार्केट को बड़ी एक सपोर्ट मिल सकती है, तो ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट बुल रन का प्रीकर्सर वुड बी बैंक्स ऑन द प्रेमिस ऑफ यील्ड रिवर्सल्स। What specific bank stocks should we watch out for? लेकिन आप ओवरऑल देखिए ये स्पेसिफिकली एट दीज लेवल्स मुझे नेशनल बैंक काफ़ी पसंद है बिकॉज की पूरे साल की अर्निंग तकरीबन 40 रुपये हो सकती है और डिविडेंड भी तकरीबन 25 रुपये हो सकता है। तो इस लेवल भी इसकी डबल डिजिट यील्ड है। और आप यूबीएल की बात करें वो भी एक अच्छे लेवल पे। आई थिंक यूबीएल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है गोइंग फॉरवर्ड अगर आपकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन डाउनवर्ड रिवाइज होती है उसकी वजह से पॉसिबिलिटी कि इंटरेस्ट रेट आपका रिवर्सल आएगा और सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा इंटरेस्ट रिवर्सल वो आपका यूबीएल रहेगा। आई थिंक अदर दैन दीज टू बैंक्स मुझे बैंक गल्फला भी अच्छा लग रहा है बिकॉज बैंक गल्फला की अगर आप बात करें तो उसकी एक प्राइस टू बुक भी बिलो, आई थिंक प्राइस टू बुक चल रहा है, बिलो 1 टाइम चल रहा है, उसकी डिविडेंड भी तकरीबन 10% है। आई थिंक अदर दैन बैंक्स मुझे जो स्टॉक्स फिलहाल अच्छे लग रहे हैं वो आई थिंक हैलियन इस लेवल पे काफ़ी अच्छा है, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतर है। और आप और बात करें तो आई थिंक एट दिस लेवल AGP भी अच्छा लग रहा है। इंटरलूप में आई थिंक काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी पोटेंशियल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेटली जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है आपकी फाइनेंस बिल में कि जो एक्सपोर्टर्स हैं स्पेशली दो एक्सपोर्टर्स जिनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज़ मोर देन 80%, सो वो आपके सुपर टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगे। उसका मेजर बेनिफिशियरी आते हैं इंटरलूप ही रहेगा। कुछ और नाम ले लूँ अमंग्स टेक्सटाइल कंपनी आते हैं, गुलेमो भी बेनिफिशियरी रह सकता है। और कुछ स्मॉल टेयर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आर्टिस्टिक डेनिम भी आते हैं, इसको फ़ायदा हो सकता है, मसूद टेक्सटाइल को भी फ़ायदा हो सकता है। सो आई थिंक ये कुछ स्टॉक्स हैं ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं। अदर देन आई थिंक फार्मास्यूटिकल कंपनीज मुझे अगर आप स्टॉक्स की हमें से पूछेंगे एट दिस लेवल आई थिंक नेशनल फूड एक अच्छा लेवल है, एक डिसेंट प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक उसको भी देखना चाहिए। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। आपसे मुलाकात होगी आइंदा आने वाले हफ्ते में। टिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।